सब्सक्राइब कीजिए सरस्वती पॉइंट चैनल को ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तो दोस्तों, जहाँ से हमने अपना टॉपिक छोड़ा था उस टॉपिक का नाम है साम्राज्य का आरंभिक काल। मतलब कि साम्राज्य का जो साम्राज्य था रोम और ईरान का, उनका शुरुआती काल कैसा था, चलिए देखते हैं। रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है। जो रोम का जो साम्राज्य है उसके शुरुआती टाइम में उसे दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और प्रवर्ती कहा जाता है। परावर्ती चरण कह सकते हैं। मतलब कि जो रोम का साम्राज्य उसे दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहले चरण को हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती और दूसरे चरण को हम कह सकते हैं प्रवर्ती। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है। मतलब कि इन दोनों चरणों के, इन दोनों कालों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है। मतलब कि पूर्ववर्ती में 1 से लेकर 3 तक और प्रवर्ती में 3 से लेकर 6 तक, या 3 से लेकर आगे तक। आपको ये आगे चल के बताएगा पूर्ववर्ती और प्रवर्ती का मतलब क्या होता है। जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता था, मतलब दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता था। पूर्ववर्ती में जो काल होगा वो एक ऐतिहासिक भाग में होगा, और जो प्रायवर्ती काल में होगा, जो घटनाएं होंगी वो प्रायवर्ती काल में एक ऐतिहासिक भागों में होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक, तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक, मतलब थर्ड सेंचुरी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को प्रवर्ती साम्राज्य, और मतलब कि जो तीसरी शताब्दी, मतलब कि 1 से लेके जो तीसरी शताब्दी के बीच में जो भी घटनाएं होंगी, जो भी कुछ हुआ होगा, तो वो सारा हिस्ट्री, ये सारी जो बातें होंगी वो पूर्ववर्ती काल में होंगी। अब पूर्ववर्ती काल में वो प्रवर्ती काल देखते हैं। पूर्ववर्ती साम्राज्य है, और उसके बाद की अवधि को प्रवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। मतलब कि 1 से लेकर 3 तक जो भी घटनाएं होंगी वो उनको पूर्ववर्ती में कहेंगे, और प्रवर्ती में जो 3 के बाद होंगी उनको प्रवर्ती में कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आप बहुत कुछ अभी इसके अंदर आप जानेंगे, सैनेट के बारे में जानेंगे, अभिजात वर्ग के बारे में जानेंगे, बहुत सी चीजें हैं अभी आप इसके वीडियो में आगे चल के देखेंगे। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर था। अब दो महाशक्तियां जो थी, मतलब कि रोम और ईरान, तथा उससे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर था, कुछ अंतर था, कुछ डिफरेंट था और साम्राज्यों में। रोम साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में काफी अधिक विद्वतापूर्ण था। मतलब कि रोम का जो साम्राज्य था उसके अंदर संस्कृतियां, उसके अंदर कला संस्कृतियां ईरान की तुलना में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी विद्यापूर्ण, मतलब बहुत अच्छी थी, वहां पे बहुत सी फैली हुई थी। इस अवधि के दौरान, मतलब कि पूर्व प्रवर्ती के इस अवधि के दौरान जब रोम का काल था, इस अवधि के दौरान जब रोम, ईरान का और रोम का जो सत्ता चलती थी, तब पैथराई तथा बाद में ससानी वंश ने ईरान पर शासन किया। पहले शासन किया था पथराई, पहले जो शासन किया था उन्होंने किया था पार्थियाई, तथा बाद में जो शासन किया था वो था ससानी वंश। आप आगे चल के पढ़ेंगे ससानी वंश कौन थे, कहाँ से आए थे, बहुत कुछ है ससानी वंश के बारे में लिखा गया है, आगे चल के आप देखेंगे। जो ईरान में पहले, ईरान के ऊपर जो पहला क्या नाम है, पहले जिन राजा थे ईरान के वो पथराई थे, और जो दूसरे थे वो ससानी वंश के लोग थे। ससानी वंश ने ईरान पे राज किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें से अधिकतर ईरान के थे। जो ईरान के अंदर ससानी वंश ने ईरान पे कब्जा करके अपना क्या नाम है शासन कायम किया था, तो उनमें से जो लोग थे वो ईरान के ही थे, ईरानी थे। इसके विपरीत रोम साम्राज्य एक ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था, मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े थे। मतलब कि जैसे कि रोम में क्या था, एक ससानी वंश का साम्राज्य था, उनके अंडर सभी लोग आते थे। लेकिन रोम में ऐसा नहीं था। इसके विपरीत रोम साम्राज्य एक क्षेत्र तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था। एक क्षेत्र और एक संस्कृति, मतलब अगर एक संस्कृति, एक कोई लोग मटका बनाने वाला तो अलग संस्कृति, ऐसे थे अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग थे, जो वह मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कोई वहां पे अलग नहीं था, कोई वहां भेदभाव नहीं था। अगर कोई बाहर का भी आदमी है तो भी वहां पे मिलजुल जाता था। वहां ऐसा नहीं था कि क्या नाम है, अलग जो राजा है वो अलग रहेगा, उनके साथ प्रजा नहीं जुड़ेगी, प्रजा उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं राजा। यही यहाँ पे अलग था क्या नाम है रोम साम्राज्य के अंदर ईरान के मुकाबले। आगे चल के और बताता है ये आपके बारे में, इसके बारे में मिली जुली थी। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, रोम की बात कर रहे हैं हम।
ईरान की बात नहीं करें, साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी तथा यूनानी भाषा को ही प्रयोग होता था। मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर या सरकार के अंदर या राज्य के जो अधिकारी थे, राज्य के अधिकारी थे, वो केवल लातिनी और यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे। प्रशासन के अंदर यूनानी भाषा और लातिनी भाषा का प्रयोग होता था। पूर्व भाग में उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम भाग में लोग लातिनी भाषा बोलते थे और लिखते थे। मतलब कि जो पूर्वोत्तर भाग है वहां तो लोग यूनानी भाषा बोलते थे, लेकिन जो पश्चिमी का भाग है वहां लोग लातिनी भाषा बोलते और लिखते थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीका प्रांत त्रिपोलितानिया और सायरेनाइका के बीच से जाती थी। मतलब कि मैं आपको एक बार मैप के जरिए बताता हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है त्रिपोलितानिया अफ्रीका का, मैंने आपको कल मैप के जरिए बताया था। इसके अंदर त्रिपोलितानिया कहाँ है और सायरेनाइका कहाँ है, मैं आपको एक बार मैप के जरिए दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा त्रिपोलितानिया, जहाँ बताया गया है भूमध्य सागर को चीरती हुई अफ्रीका प्रांत के त्रिपोलितानिया तक ये भाषा जाग गई थी, ये भाषा जाती थी। त्रिपोलितानिया कुछ और त्रिपोलितानिया और सायरेनाइका के बीच जाती थी। मतलब कि जो ये दोनों भाषाओं के बीच की सीमा, मतलब कि जो पूर्व की तरफ था और पश्चिम की तरफ था, तो पश्चिम और पूर्व की तरफ दो दिशाएं अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा, भूमध्य सागर को चीरती अफ्रीका प्रांत के त्रिपोलितानिया और सायरेनाइका के बीच थी। इन दोनों को अलग वहां पे ही चली गई थी ये भाषाएं, वहां भी बोली जाने शुरू हो गई थी। इसका मतलब ये है, जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे। मतलब कि जो लोग रोम के अंदर रहते थे वो एकमात्र सम्राट की प्रजा थी, वो और कहीं की प्रजा नहीं थी, वो उन्हीं के अंडर आते थे, बाइक और कहीं नहीं आते थे। चाहे वे कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। तो ये बातें हुई कि क्या नाम है, आरंभिक काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27वीं ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा था। अब ये प्रथम सम्राट ऑगस्टस कौन था? ऑगस्टस क्या था? ऑगस्टस वो था रोम साम्राज्य का पहला राजा, जिसने रोम साम्राज्य को 27वीं ईस्वी पूर्व में स्थापित किया था, जिसने रोम साम्राज्य को 27वीं ईस्वी पूर्व में बनाया था। तो उस समय का या उस काल को, जो उस अवधि को प्रिंसिपेट कहा जाता है, जो उसने राज्य स्थापित किया था 27वीं ईस्वी पूर्व में, तो उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है, प्रिंसिपेट क्या होता है? तो प्रिंसिपेट उसे कहते हैं जो 27वीं ईस्वी पूर्व में जब ऑगस्टस ने राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। इतना समझिए। यद्यपि ऑगस्टस एक छात्र शासन औषधता का वास्तविक स्रोत था। मतलब कि ऑगस्टस ही केवल एक छात्र वास्तविक स्रोत था, सत्ता का वही बना सकता था। और तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया, मतलब इस कल्पना को जीवित रखा गया कि ऑगस्टस कैना प्रिंसिपेट द्वारा ये राज्य स्थापित किया गया, इस कल्पना को जीवित रखा गया। वे केवल एक प्रमुख नागरिक, मतलब कि जो सम्राट होता है प्रमुख नागरिक का लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स कहते हैं, तथा निरंकुश शासक नहीं था। मतलब कि जो राज्य स्थापित किया था ऑगस्टस ने, जो राज्य स्थापित किया था वो निरंकुश शासक नहीं था। मतलब कि केवल एक पक्ष में शासन नहीं करता था। ऐसे सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। अब सेनेट के बारे में आएगा, ये बहुत मेन टॉपिक है इसका। अब जैसे इस चैप्टर में केवल सेनेट, सम्राट और क्या नाम सैनिक, ये तीन लोग हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब सेनेट के बारे में बात की, जिससे ये केवल इसलिए किया जाता था कि सेनेट को सम्मान प्रदान कर लेगी, क्योंकि सेनेट ही वहाँ की सब चीज़ों को देखभाल करती थी। तो इसलिए राजा को कुछ इस तरह दिखाया जाता था कि राजा निरंकुश बात नहीं था कि केवल सेनेट की बातें नहीं सुनता था या सेनेट को नहीं करता था। तो उसको केवल दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया ताकि सेनेट को सम्मान प्रदान हो। सेनेट वह निकाय था, मतलब सेनेट वह चीज़ थी, वह संस्था थी जिसमें उन दिनों में जब रोम का रिपब्लिक यानी गणतंत्र हुआ था, मतलब जब रोम साम्राज्य बना था या रिपब्लिक जैसे गणतंत्र जो हुआ था, रोम साम्राज्य का रिपब्लिक यानी गणतंत्र हुआ तो सत्ता पर अपनी नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। मतलब जो सेनेट संस्था थी, जब गणतंत्र हुआ था, सेनेट कब बनी थी?
जब रिपब्लिक यानी जब 27वीं ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने इसको रोम साम्राज्य बनाया था, तब सेनेट की जो संस्था नामक सेनेट थी, ये कई शताब्दियों तक चलती रही थी। वे ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग यानी मुख्य रूप से धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। मतलब कि सेनेट के अंदर जो संस्था थी, वो जो लोग थे उसके अंदर, उसमें कौन कौन से लोग थे? कुलीन मतलब कि अमीर कुलीन लोग, अभिजात वर्ग लोग जिनके पास पैसा था, ये लोग केवल रोम साम्राज्य की सेनेट में थे। यही लोग, उनके रिश्तेदार या उनके लोग, यही लोग सेनेट के अंदर थे। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आगे चलकर इसमें इतलाफी मूल में जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। मतलब कि लेकिन आगे चलकर मतलब कुछ टाइम बाद इसमें इतलाफी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया था। इतलाफी मूल के जो जमींदार थे उनको भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकों को आज भी यूनानी तथा लातिनी भाषा में ज़्यादातर लिखा मिलता है। मतलब कि रोम के अंदर दो ही भाषा बोली जाती थी, ये तो लातिनी, ये तो यूनानी। तो आज भी जो किताबें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अधिकांश पुस्तक आज भी यूनानी तथा लातिनी भाषा में लिखी मिलती हैं। मतलब इनकी लिखी मिलती है क्योंकि यूनानी भाषा का वहाँ बोलबाला था, यूनानी और लातिनी भाषा का, इसलिए वहाँ मिलती हैं किताबें। इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी जो किताबें जो थी लातिनी भाषा में, ये सेनेट के लोगों द्वारा लिखी गई थी प्रतिनिधित्व। तो ये लोग क्या में इनके द्वारा लिखी गई थी, जो लोग अभी अपनी बुराई बताएंगे नहीं, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तकें। इन पुस्तकों की यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सम्राट की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखता था। मतलब कि जो सेनेट, जो रोम के अंदर जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, वह इस बात पे कायम था कि सरकार, जो राजा होगा वो सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखेगा। राजा सेनेट के प्रति खराब व्यवहार रखेगा तो राजा नहीं बन सकता है, उसको गिरा दिया जाएगा सरकार उसकी। सबसे बुरा सम्राट वे माना जाता है जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुपूर्ण व्यवहार करता है। मतलब कि उनसे खराब व्यवहार करता है, शत्रुपूर्ण मतलब दुश्मनों वाला व्यवहार करता है, और उनको शक की नज़र से देखता है या फिर उनके साथ क्रूरता या हिंसा करता है। मतलब कि लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करता है। इन सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे। मतलब कि जो सेनेटर थे ये गणतंत्र में, जब गणतंत्र युग में लौटने के तरसते थे। मतलब जैसे गणतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें लोगों द्वारा चुने जाते थे, तो उसके समय में लौटने के लिए तरसते थे। किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि शुरू हो गया था कि ये आरंभ था। मतलब कि जो हो रहा था उनके साथ, जो बदसलूकी हो रही थी, जो हिंसा हो रही थी, उन्हें ये लग रहा था कि ये तो शुरुआती है, इसके बाद में और भी चीज़ें बहुत ख़राब होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। मतलब कि सम्राट, सेनेट तथा इसके बाद में सेना, ये तीन थी। पहले सम्राट था जो किंग था, उसके बाद सेनेट थी, उसके बाद सेना थी जो लड़ने वाले, जो सेना थी हमारी आर्मी, जो हमारी आर्मी थी। ये तीन लोग थे, पहले किंग, उसके बाद सेनेट, उसके बाद आर्मी। ये तीन जो यहाँ के प्रमुख संस्था थी। कौन कौन सी थी? संस्थाएं। तो चलिए देखते हैं आगे। सैनिक थी फ्रांस के बाद साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी। मतलब फ्रांस के बाद साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी। फ्रांस के बाद बलात् भर्ती मतलब कि जबरन भर्ती की जाती थी और उनका पैसा भी नहीं आता था। लेकिन रोम साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का मतलब उनको पैसा भी मिलता था, उनकी जो ज़रूरत थी उनको पूरा भी किया जाता था, उनकी जो मांग थी उन्हें भी पूरा किया जाता था। अब ये आगे चल के आपको बताएगा। प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था, जैसे मैंने आपको भी बताया, प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। न्यूनतम 25 वर्ष तक सेना सेवा करने की पड़ती थी। मतलब 25 वर्ष तक आपको सेना की सेवा करनी पड़ेगी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोम साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। मतलब कि रोम वेतनभोगी सेना, मतलब जैसे आज के टाइम पे हम सब अपनी आर्मी को पैसा दे रहे हैं, ये उस समय रोम साम्राज्य में था। तो ये उनको खास बनाता है कि वो उस समय जब रोम साम्राज्य
अपनी सेना को पैसे देते थे, तो वो किस तरह का साम्राज्य को स्थापित किया होगा उन लोगों ने, ये सोच के देखिए आप। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एक संगठित निकाय थी, मतलब कि जो सेना थी वो सबसे बड़ी संस्था थी, सबसे बड़ी सेना निकाय थी। 6 लाख सेना थी, जिसमें चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारण करने के लिए शक्ति थी। मतलब कि इतनी बड़ी सेना, अब वो सम्राट का भाग्य निर्धारण कर सकती है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी सेना ने विद्रोह कर दिया तो वो सम्राट अकेला क्या कर सकता है इतनी बड़ी सेना के सामने। वो वेतन भोगी सेना थी, उनके पास पैसा भी था, ये भी नहीं कि अगर वो वेतन नहीं मिलता तो वो औजार कहाँ से लाते, और भी चीज़ें थी वो कहाँ से लाते। तो इतनी बड़ी सेना के बाद जब उनके पास वेतन भोगी थी, उनकी मांगे पूरी की जाती थी, तो वो उनके हाथ में सम्राट का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति थी।